हेलो, चलिए आज से पहले लास्ट वीडियो में जैसे हम बात करें तो हम बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के विषय में लास्ट की वीडियोस में कि हेलो एल्केन का प्रिपरेशन तो पूरा हो चुका है, नेमिंग रिएक्शन कुछ हो चुकी हैं, एक भाग नेमिंग रिएक्शन का हो गया है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो पार्ट दिए। पहले पार्ट के अंदर हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म थी और सेकंड पार्ट के अंदर आपको मैंने बताया था एक ट्रिक, ऑर्थोमेटा पैरा का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था बाय ट्रिक, है ना। उसकी पूरी मैकेनिज्म नहीं बताई थी। बट आज हम बात करने वाले हैं कि हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन जो भी है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शनों में वोड को ध्यान में रखते हुए आपको एलिफेटिक कंपाउंडों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हेलो एरीन्स के फॉर्मेशन में लेक्चर वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 1। तो फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन्स पहला तरीका है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन करने के लिए, हेलोजिनेशन के लिए ट्रिक बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। और मैं बता दूं हेलोजिनेशन आप समझते हो सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप इसको कह भी सकते हो बाय इलेक्ट्रोफिलिक, सब जगह नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिर्फ ये केस में रहेगा Cl और Br के, I के केस में आप इसको अभी नहीं ले, ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होता है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब आप बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले ले, उसको ध्यान से समझना है। जब आप बेंजीन को ले लो, कौन कौन, बेंजीन, ठीक, और इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन या इसके कोई भी डेरिवेटिव या इसके जो भी साथ में हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको जब आप इनकी रिएक्शन जब भी आप कराते हो एट फॉर्मल टेम्परेचर, या आप बात कर सकते हो रूम टेम्परेचर के ऊपर, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर में, जस्ट लाइक 310 से 320 केल्विन, है ना। जनरली क्या होगा, रूम टेम्परेचर। क्या कैसा टेम्परेचर रखते हो, रूम टेम्परेचर, सनलाइट के आसपास ही रूम टेम्परेचर, ज़्यादा आप टेम्परेचर नहीं रखते हो। तीसरी चीज इन डार्क मतलब अंधेरे में। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, क्या कहोगे हिंदी में इसको, बेंजीन व उसके व्युत्पन्न या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कब पर, कमरे के ताप पर, ठीक ना। बेंजीन या उसके व्युत्पन्न को जब आप कमरे के ताप पर लगभग 310 से 320 केल्विन के टेम्परेचर पर किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंट में, किसकी प्रेजेंस में, किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, लुईस एसिड किसमें, लुईस अम्ल, ये क्या रहता है बेटा आपका, ये रहता है प्रेजेंट। इसकी क्या रहती है, उपस्थिति, मतलब ये क्या है, कैटलिस्ट, ठीक है। इसकी उपस्थिति में जब आप क्रिया कराते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको एज अ प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है, अब देखो आपको मिलने वाला है हेलो एरीन, क्या मिलेगा, हेलो एरीन, ये ध्यान रखना। अब किस तरीके से इसको मैं बोलूंगा, ध्यान से समझो। जब आप बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन किससे कराते हो, रिएक्शन बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की आप कराते हो, मैं यहाँ लिखना भूल गया, सॉरी, लिख देता हूँ। आप, मैं बता दूं, ब्रोमीन या क्लोरीन,
जब बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन, डेरिवेटिव्स का मतलब आप समझते हैं उसके व्युत्पन्न, जैसे टॉलुइन, और ये शब्द पहले भी आ चुका है डेरिवेटिव्स में, पहले के लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी थोड़ा सा बता चुका हूँ। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन जब आप 300 रूम टेम्परेचर पर, जनरली 310 से 320 केल्विन के टेम्परेचर पर, और लुईस एसिड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? लुईस एसिड कौन है? AlCl3, FeCl3, FeBr3 वगैरह इस तरीके के, ये मैं आपको हेलोजिनेशन बता चुका हूँ, वही चीज़ है सब कि प्रेजेंस कौन की रहे, कोई भी लुईस एसिड AlCl3, FeCl3, FeBr3, इनकी प्रेजेंस में अब जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपको हेलो एरीन मिलते हैं। चाहे आपको ब्रोमीन से कराओगे तो ब्रोमो एरीन मिलेंगे, और क्लोरीन से कराओगे तो क्लोरो एरीन मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, हेलोजिनेशन करना है, अब तो आप जानते हो, मैंने पहले बता चुका हूँ हेलोजिनेशन, यहाँ कोई लुईस एसिड AlCl3 भी ले सकते हो, रिएक्शन करोगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया। यदि आपको ये वीडियो तब बहुत अच्छे समझ में आएगी जब आपने देखी होगी वीडियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 01, ढक्कन गिरेगा नहीं, बात बनेगा नहीं, लेक्चर नंबर 1, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था Cl2 जब भी हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन कुछ भी करना हो, जो रिएक्टेंट है उसको एज इट इज लिख लो, और जब लिखा तो Cl2, Cl यहाँ जुड़ जाएगा, कुछ नहीं है तो, और साथ में क्या निकलेगा? HCl। यहाँ Br2 ले लोगे तो आप कुछ भी ले लो, AlCl3 भी ले लोगे तो वही बनेगा, FeBr3 ले लो। बेंजीन का ही कर रहा है, अभी उसके डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। बेंजीन के लिया तो फिर वही एज इट इज लिख दो, ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, और HBr ही निकलेगा, HCl की जगह Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन बन गया, ये आपका ब्रोमोबेंजीन बन गया। ठीक है, तो आपने ये जो भी लिखा है वो इसी के बेस पे, देखो इसको बहुत अच्छे से समझो। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, उसमें हमने पढ़ा क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में देखो, अभी मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, मैकेनिज्म में इसमें बताने भी नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म के लिए आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 1 मतलब 0.101 को आप देख ले। इसमें मैं आपको बता दूं, Cl2 जो है वो बेंजीन से रिएक्शन करेगा। किसका आपको हेलोजिनेशन करना है, क्लोरीनेशन करना है? बेंजीन का। तो मैंने कहा था जब भी किसी का हेलोजिनेशन करना हो तो रिएक्शन Cl2 या Br2 से कराओ, प्रेजेंस इनमें से कोई भी रहेगा, ये पहले पर कोई भी लिख सकते हो, ये प्रेजेंस रहेंगे, और जो रिएक्टेंट है उसको एज इट इज लिख के एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दो। हाँ, यदि यहाँ कोई ग्रुप लगा होता है तो फिर मैंने आपको ऑर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट समझाया था, उसका जरूरत होगी। जैसे अब बेंजीन तो आपने ले ली, अब उसका कोई डेरिवेटिव जैसे आप लेते हो, ठीक है, जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हो तो क्या होता है वो देखो। जैसे आपने यहाँ ले लिया टॉलुइन CH3 और आपने ले लिया टॉलुइन, आप रिएक्शन करा रहा है Cl2 से, प्रेजेंस है AlCl3 की मान लो। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हेलोजिनेशन करना है तो इसको एज इट इज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बट दिक्कत यहाँ मैंने जो G लगाया था पिछले लेक्चर में, ऐसे यहाँ CH3 लगा है, तो आप उसमें देखना CH3 एक एल्किल ग्रुप है, मीन्स R है, तो R आप देखना ऑर्थो एंड पैरा कॉन्सेप्ट में लिखा होगा पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा आएगा तो 2 बार इसको लिखना पड़ेगा, और एक बार आप Cl को ऑर्थो पे लगा दो और दूसरी बार कहाँ लगा दो? पैरा पे। तो ये कैसे बन जाएगा? टॉलुइन से। ये बेंजीन और ये उसका डेरिवेटिव, दोनों में ही आपको हेलो एरीन्स मिलते हैं। ठीक है, हाँ, इस पे मैं एक चीज और बता दूं क्लियरली कि आप जब 1 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन देखो, जब आप एक बात ध्यान रखना, जब आप 1 मोल काय का लेते हो, 1 मोल ही लेते हो आप काय का? Cl का, Cl2 का, मतलब 1 मोल Cl2 लेते हो और 1 मोल ही बेंजीन लेते हो। क्या लेते हो? बेंजीन। तो आप एक बात ध्यान रखना, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, मतलब जो उत्पाद मिलने वाला है, वो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा, जैसे कि यहाँ मिला। हाँ, आप Cl की जगह Br भी ले सकते हो, ठीक है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। बट लेकिन यदि आप यहाँ पर
1 मोल तो आप किसका लो, बेंजीन का, 1 मोल आप ले लो बेंजीन का, ठीक है, और 2 मोल ले लो Cl2 का। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा डाई क्लोरो बेंजीन। क्या मिलने वाला है, डाई क्लोरो बेंजीन। कैसे मिलेगा, आप देखो कैसे मिलेगा डाई क्लोरो बेंजीन। आप यहां पे देखो, आप 1 मोल 2 मोल लेने का 2 Cl2 लोगे, तो आपकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, Cl बेंजीन, आप यहाँ पे Cl2 लोगे तो आपकी रिएक्शन कुछ ये हो जाएगी, है ना, मैं यही बता दे रहा हूँ। आप एक बार Cl2 लोगे तो ये बनेगा, तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब है 1-1 मोल दोनों एक एक बार लेना, तो ये बन गया। लेकिन आपकी Cl2 कितने मोल है, 2, मतलब एक बार Cl2 और रिएक्शन करेगी, प्रेजेंस तो आपकी FeCl3 है ही। तो देखो जब FeCl3 है, मौका है, दस्तूर है, तो फिर वही मौका देख के चौका मारना। तो FeCl3 है, Cl2 है, मतलब पूरी कंडीशन है कि आप एक बार फिर से हेलोजिनेशन कर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा माहौल बन चुका है। तो ये फिर से हेलोजिनेशन करेगा। अब चूंकि Cl लगा है तो ये ऑर्थो एंड पैरा कॉन्सेप्ट का पे बात चली जाती है। तो यहाँ बन जाएगा आपका ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, और आपका दूसरा बन जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे आपको डाइक्लोरोबेंजीन का क्या मिलेगा, मिक्सचर। मिक्सचर कैसा, ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का आपको इसमें मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। सबसे पहली चीज कि ये हेलोजिनेशन है और पूरी की पूरी इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, मैकेनिज्म एज इट इज वैसी ही है। आप FeCl3 की जगह यदि AlCl3 ले लेते हैं, चलो मैं यहाँ लिख दूं AlCl3, तो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 01 लेक्चर देख लें, उसमें आपको इसकी पूरी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने आपका ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन तो कर दिया। अब चूंकि हेलोजन में तो 4 हैं भाई साहब, 2 का काम तो हो गया, क्लोरीन और ब्रोमीन का। अब बचे आयोडीन और फ्लोरीन, उनका क्या होता है देखते हैं। देखो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि डायरेक्टली हेलोजिनेशन में आप जब आयोडीनेशन की बात करते हैं, आयोडीनेशन की बात करते हैं, क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन या आयोडीनीकरण की बात करते हो, तो एक दिक्कत है कि जैसे आपने पिछले उसमें भी देखा था, एक लेक्चर मैंने आपको इसके विषय में बताया था, आपने देखा होगा एल्केन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन का एक लेक्चर बहुत पहले, एल्केन के फॉर्मेशन में, उसमें भी आयोडीन के साथ दिक्कत जो आई थी, वही दिक्कत इसके साथ भी है कि जब आप बेंजीन लेते हो तो ये रिएक्शन I2 से करेगा, ठीक है, प्रेजेंस अभी बात नहीं है, तो यहाँ पर आयोडीनेशन होगा तो आयोडीन आपका जुड़ जाएगा और प्लस में क्या निकलेगा, HI। बट ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल। ठीक है, आप एक बात बता दूं, सीधा डायरेक्ट आयोडीनेशन कैन नॉट अकर, सीधा आयोडीनीकरण संभव नहीं है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये अभिक्रिया जो है वो उत्क्रमणीय है। ठीक है, सीधा संभव नहीं होता क्योंकि ये रिएक्शन उत्क्रमणीय हो जाता है। तो इसके कॉज को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कराते हैं, बट प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये संभव हो जाती है जब आप कोई भी ऑक्सीकारक अभिकर्मक उत्प्रेरक लेके आते हो तो ये संभव हो जाती है। क्यों संभव हो जाती है? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर जो HI बनता है, मतलब हम कह सकते हैं कि यह ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में संभव है। ठीक है, बन जाती है। अब क्यों बन जाती? क्योंकि इस रिएक्शन यहाँ तक होगी, उसके बाद बनता है आपका HI। तो इस HI की रिएक्शन आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आप ले सकते हो HNO3, आपका नाइट्रिक एसिड है, उसके बाद आपके साथ आ जाता है आयोडिक एसिड, ठीक है, HiO3 ये आ जाता है। तो इनकी जब रिएक्शन कराते हो आप, अमलगम वगैरह के भी रिएक्शन करा सकते हो, तो इनकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हो तो इस HI को, ये जो भी HI आपकी बनती है, इसको ये बदल देते हैं आपका I2 में, HI को ये बदल देते हैं आपका I2 में, और वहाँ की निकलता है आपका वाटर। इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले 3 ऑक्सीजन है, 3 से मल्टीप्लिकेशन, 3 दूनी कितना हो गया 6। अब बचता है क्या? हाइड्रोजन कितने चाहिए? आयोडीन कितने हैं? 2। आयोडीन तो 2 हो गए। हाइड्रोजन आपको चाहिए है 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितने हैं? 2, लेकिन दोनों ही अलग अलग है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप देखो, इससे गुणा कर दें 3 से, 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ कुछ भी गुणा करेंगे तो ये O का रेशो बिगड़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ करेंगे 5 और 1 हाइड्रोजन 6, और 5 एकम 5 और 1 6 आयोडीन, ये हो जाता है। तो ये इस रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होती है जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होती, और ये आयोडीन के बन जाता है। फिर ये आगे रिएक्शन कर, ये आयोडीन बनता है, ये क्या करता है, ये I2 फिर से आपका एक और बेंजीन से रिएक्शन करता है, और फिर उसमें बन जाता है वही आपका एक और I और HI। फिर ये HI इससे रिएक्शन करके इस तरीके से ये रिएक्शन चलती रहती है, और इसका आपका आयोडीनीकरण हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 आप 2 बेंजीन रिंग लो। क्यों? क्योंकि कम से कम आपको 2 तो लेना ही पड़ेगा, एक उसके लिए, और फिर जो I2 बनेगा उसके लिए आप I2 से रिएक्शन कराओ किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे HiO3, तो आपको आयोडो बेंजीन, और साथ में आपका एक वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका एक वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाता है, और ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब बात आती है फ्लोरीनेशन। क्या आपका फ्लोरीनीकरण संभव है? तो फ्लोरीनेशन, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन संभव नहीं है। मैं क्लियर बता दूं क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से बहुत स्नेह है, तो इस कारण रिएक्शन जब भी करता है, इस रिएक्शन में बहुत विस्फोट करता है, बहुत ज़्यादा बॉयलेंस वाली रिएक्शन ये हो जाती है, विस्फोटक रिएक्शन हो जाती है। उसके साथ साथ एक्सोथर्मिक भी होती है जिसमें बहुत एनर्जी निकलती है, इसलिए फ्लोरीनेशन संभव नहीं है। तो क्या फिर फ्लोरीनेशन संभव नहीं है तो क्या फ्लोरो एरीन्स नहीं बनते? पहला प्रश्न। जब आयोडो एरीन बन गए या आयोडोबेंजीन बन गए, आपके क्लोरोबेंजीन बन गए, तो ब्रोमोबेंजीन बन गए। अब बात आती है क्या फ्लोरोबेंजीन बनेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो एक नेमिंग रिएक्शन भी है और इसकी प्रिपरेशन मेथड भी है। तो एक नेमिंग रिएक्शन, हाँ, उस नेमिंग रिएक्शन को समझने के लिए आप सेंडमेयर और गाटरमान का हाथ पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी उनका ही एक भाई है। ठीक है, थैंक यू। इसमें जो भी नहीं आया हो समझ में पूछ लेना, है ना, जो भी दिक्कत हुई हो पूछ लेना। वैसे जो आपको वहाँ पर हेलो एल्केन बताया था उसी तरीके से इसमें भी है। ठीक है, थैंक यू।